जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आज़ादी हासिल की है, यानी कि 4 जुलाई 1776 से, उस वक्त से लेके अब तक अमेरिका जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि की रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनका ताल्लुक टोटली यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी इंटरनल मैटर से है। फॉर एग्जांपल, उसकी हिस्ट्री कैसी है, इसके अलावा उसकी टेरिटरी का साइज क्या है, इसके अलावा उसकी मिलिट्री, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी डेमोग्राफी कैसी है, उसके पब्लिक ओपिनियन क्या है और उसका मीडिया क्या रोल प्ले करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी की डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की डिटर्मिनेंट है जो कि फॉरेन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी फॉर्मुलेशन के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, वो होता है प्रेसिडेंट। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है प्रेसिडेंट सेंट्रल रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के अंदर। क्योंकि प्रेसिडेंट सेंट्रल रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो फिर प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी, उसका बिलीफ, वो क्या सोचता है, उसकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है और उसका एप्टीट्यूड क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये डिटरमिन करता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी और उसके क्या क्या की फीचर्स होंगे। जब से जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट की है और उन्होंने पब्लिक के सामने रखी है। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी क्या है, उन्होंने उसके क्या की ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं और उन्होंने उसको कैसे फॉर्मुलेट किया है और उसका क्या रोल रहेगा रीजन के ऊपर। (1990) से पहले दुनिया के ऊपर कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर के अंदर 2 मेजर पावर्स थी जो एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली compete कर रही थी। एक पावर थी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी थी यूएसएसआर। 1990s के बाद जो है यूएसएसआर जो है कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई और टूट गई और उसकी जगह नई रियासतें वजूद में आ गई। जो इसके अंदर से जो मेजर रियासत जो बनी थी यूएसएसआर से, वो थी रशिया। अब चूंकि 1990s के अंदर यूएसए जो है एक अकेली पावर रह गई थी, तो उसने वो बन गई थी सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड और उसने एक लीडरशिप का रोल प्ले करना शुरू कर दिया इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत सारे लोगों का उस वक्त ये ख्याल था कि यूएसए जो है क्योंकि सोल सुपर पावर बन गई तो इसका मतलब यही है कि ये इसका जो इकोनॉमिक मॉडल है और इसका जो पॉलिटिकल मॉडल है वो बाकी दुनिया को भी अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोल सुपर पावर इसलिए बना है क्योंकि इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल सबसे बेस्ट है। एक स्कॉलर थे, उन्होंने इसके ऊपर थीसिस भी लिख दिया और ये कह दिया कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई और अब ह्यूमन सोसाइटी इससे ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकती और इससे ज्यादा डेवलप नहीं हो सकती। बाकी दुनिया को अगर डेवलप होना है तो उनको जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मॉडल ही अपना लेना चाहिए। लेकिन फिर कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसने इस बात को चैलेंज करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला इवेंट जो था वो था 9/11 के अटैक्स। फिर चाइना का री इमर्जेंस हो गया, चाइना दोबारा से राइज कर गया, जबकि उसके पास जो है उसने जो अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम से। सिमिलरली रशिया दोबारा से री इमर्ज हो गया और फिर दूसरी छोटी छोटी इकोनॉमिक पावर राइज होना शुरू हो गई, जिसमें इंडिया था, रशिया था, चाइना था, ब्राजील था। जब ये इस तरह से दूसरी पावर वजूद में आने लग गई तो जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो फिर से चेंज होने लग गया और अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है सोल सुपर पावर के बजाय मल्टीपोलर हो गया। अब इसके अंदर कोई एक सुपर पावर नहीं है बल्कि बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर हैं। करंटली जो बाइडेन जो आए हैं तो उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनानी थी वो भी इसी पस मंजर को रख के बनानी थी कि अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो किरदार है वो एज अ सोल सुपर पावर का नहीं है, बल्कि वो लोग एक ही दुनिया में रह रहे हैं जिधर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मल्टीपोलर हो गया है। जबकि इंटरनेशनल इश्यूज को जब उन्होंने एड्रेस करना है तो जो बाइडेन ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह से बनाई है कि दूसरों के साथ मिल के कोलैबोरेट करे और कोलैबोरेशन के थ्रू जो है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट की है उसका बेसिस यही है कि जो इंटरनेशनल की इश्यूज है और जो इंटरनेशनल क्राइसिस है जो पूरी दुनिया के ऊपर तमाम मुल्कों को अफेक्ट करते हैं उसको इस तरह से सॉल्व किया जाए कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया जाए और कोलैबोरेट के थ्रू, कंसेंसस के थ्रू उसको सॉल्व किया जाए। तो ये है जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव।
जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लीडरशिप रोल को और उसकी प्रेस्टीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कुछ इस तरह के अनपॉपुलर डिसीजंस लिए थे जिससे अमेरिका के ताल्लुकात ज्यादातर मुल्कों के साथ खराब हो गए थे और अमेरिका को एज अ वर्ल्ड लीडर नहीं देखा जा रहा था ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जब से जो बाइडेन इलेक्ट हुए हैं तो उसके बाद से उन्होंने इस चीज को चेंज करने का फोकस किया कि इस चीज को कैसे चेंज किया जाए। जो बाइडेन ने इसी तनाजुर के अंदर जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव रखे, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने ये उसका ऑब्जेक्टिव रखा कि किस तरह से दोबारा से वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाए और दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। सिमिलरली उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि किस तरह से अमेरिका का लीडरशिप रोल को दोबारा से ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर इंगेज किया जाए, अमेरिका को इस तरह से दोबारा से लीडरशिप रोल उसका बहाल किया जाए। सिमिलरली उनका फोकस अफगानिस्तान के ऊपर भी था कि किस तरह से अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट और सबसे कॉस्टली वॉर है अफगानिस्तान के अंदर, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। सिमिलरली जो चाइना का क्वेश्चन था कि चाइना बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और अमेरिका की माइट को चैलेंज कर रहा है, तो चाइना को किस तरह से काउंटर करना है, ये भी उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव था। रशिया के साथ किस तरह एंगेज करना है और रशिया के साथ किस तरह से ताल्लुकात बनाने हैं, ये भी उनके फॉरेन पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव था। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही साथ जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उसको खत्म कर दिया था। जो बाइडेन ने आके इसको रिवाइव करना शुरू किया और ईरान के साथ में ताल्लुकात के ऊपर काम करना शुरू किया। अगर हम लोग इन तमाम चीजों को देखा जाए कि जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे उनका मेन क्रक्स क्या था, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो बाइडेन का यही था कि ग्लोबल कम्युनिटी के साथ इंगेज किया जाए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह से खराब किए थे उसको दोबारा से बहाल किया जाए और अमेरिका को दोबारा से एज अ लीडर बनाया जाए इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये था मेन फोकस ऑफ जो बाइडेन फॉरेन पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर अमेरिका को बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और इंटरनेशनल ट्रीटीज से निकाल दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका के ताल्लुकात और अमेरिका की इमेज बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर खराब हो गई थी। लेकिन जो बाइडेन ने आते ही साथ इस चीज को दोबारा से इंगेज करना शुरू किया और दोबारा से उन तमाम ट्रीटीज का, उन तमाम कमिटमेंट्स का, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका को दोबारा से उनका हिस्सा बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो 2017 के अंदर हुआ था उसके अंदर से अमेरिका को निकाल लिया था, लेकिन जो बाइडेन ने अपने ऑफिस में आते ही साथ पहले दिन पर अमेरिका को दोबारा से हिस्सा बनाया पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को निकाल लिया था। जो बाइडेन ने दोबारा से अमेरिका को मेंबर बनाया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सिमिलरली नेटो जो अमेरिका ने खुद बनाई है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अपने एलाइज के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए थे और उसने कहा था कि जितने भी बाकी दूसरे मुल्क जो नेटो का हिस्सा है वो अपना जो खर्चा है जो वो नेटो को देते हैं उसको बढ़ाए। और अगर उन्होंने नहीं बनाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको थ्रेट देना शुरू कर दिया और अपने ट्रूप्स को निकालना शुरू कर दिया। लेकिन बाइडेन ने आते ही साथ जो अपने जो ट्रूप्स का जो अमेरिका निकाल रहा था उसको रोका और उसके बाद उन्होंने जो यूरोपियंस थे उनको मनाने के लिए ये कहा कि जो उनके एलाइज है नेटो के अंदर वो अमेरिका का सबसे बड़ा एसेट है। इसके अलावा जो बाइडेन ने अपने बाकी एलाइज और बाकी पार्टनर्स को ये श्योरिटी दी कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और कहा कि उनके साथ मिल के काम करेंगे और उनको अबैंडन नहीं करेंगे। जो बाइडेन ने जब से ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंसी संभाला है उस वक्त से उनकी पूरी कोशिश रही है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दोबारा से ग्लोबल लीडर तस्लीम करवा सके। इस मामले में उन्होंने तमाम उन चीज़ों के ऊपर काम किया है जिनका इम्पैक्ट ग्लोबल है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने तमाम क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको दोबारा से ज्वाइन करना शुरू किया। इस मामले में उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड जो 2017 में साइन हुआ था उसको ज्वाइन किया और तमाम इस तरह के कामों में यूएसए को दोबारा से इन करना शुरू किया। सिमिलरली जब कोविड-19 आया तो उन्होंने यूएसए की जो अप्रोच थी उसको मल्टीलैटरल रखा और उन्होंने ये अज़म किया कि तमाम मुल्क मिल के इसका मुकाबला करेंगे। जो बाइडेन की मल्टीलैटरल
जो फोकस है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसका इस बात से भी अंदाजा किया जा सकता है कि उन्होंने एक ग्लोबल फोरम के ऊपर ये कहा कि आजकल जो दुनिया को प्रॉब्लम और मसले मसाइल दरपेश है, वो कोई मुल्क अकेला उसको हल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो इकोनॉमिकली और मिलिट्री। जो प्रॉब्लम्स है आजकल दुनिया को दरपेश, जिसमें है टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, माइग्रेशन और पैंडेमिक, तो ये कोई भी मुल्क अकेला इसको काउंटर नहीं कर सकता। जो बाइडेन के मुताबिक इसको अगर इन प्रॉब्लम्स को अगर हल करना है तो एक मल्टीलैटरल अप्रोच अपनानी होगी और तमाम मुल्कों को मिलके इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जो बाइडेन की जो पॉलिसीज थी कि वो अमेरिका को दोबारा से वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ दोबारा से इंगेज करेंगे और अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे, तो वो खाली जो है उनकी तारीफें ही नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुए उनके कुछ एक्शंस के ऊपर। फॉर इंस्टेंस अगर हम अफगानिस्तान का केस देखें, अफगानिस्तान से जब यूएस पुल आउट कर रहा था तो नेटो के अंदर जो अमेरिका के दूसरे एलाइज थे वो इसके सख्त मुखालिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि एकदम से एब्रप्ट यूएस का विड्रॉल हो और जो फॉरेन फोर्सेस है वो अफगानिस्तान से एकदम निकल आए। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडेन ने अपने एक्शन से ये जाहिर किया कि वो एलाइज की बात नहीं मान रहे और उन्होंने एकदम से इनखिला कर दिया अफगानिस्तान से तमाम फोर्सेस का। एज अ रिजल्ट उधर एकदम बहुत ज़्यादा क्योस हो गया और क्योस के साथ साथ अब उस जगह पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आ रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ यूएस सैंक्शंस ऑन द तालिबान गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसा एक्शन था जो बाइडेन का कि जिसकी वजह से जो उनका मेन की ऑब्जेक्टिव था फॉरेन पॉलिसी का कि वो अपने एलाइज के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, लेकिन इस एक्शन से उनके इस जो ऑब्जेक्टिव है इसको धचका लगा था और अभी भी अनसर्टेनिटी है इस एक्शन की वजह से जो क्रिएट हुई थी उनके एलाइज के माइंड में। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस एक डील थी जिसके तहत जो है ये ट्राइलेटरल एक ट्रीटी है जिसके अंदर जो है ना ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और यूके है। इस ट्रीटी के तहत जो है अमेरिका ने एक डील साइन कर ली 40 बिलियन यूएस डॉलर की ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके तहत वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देंगे। लेकिन ये जो डील थी ओरिजिनली फ्रांस की थी, फ्रांस देना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इस डील के तहत उसने जो है जो बाइडेन ने अमेरिका को फ्रांस की जगह रिप्लेस कर लिया और अब अमेरिका जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन वो ऑस्ट्रेलिया को देने जा रहा है अंडर ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस ट्रीटी। बाद में जो बाइडेन ने खुद कहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसको अच्छे तरीके से इस तमाम सिचुएशन को मैनेज करना चाहिए था और पेरिस को इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। अब इस डील की वजह से पेरिस जो है वो शदीद पेरिस के अंदर गुस्सा है अमेरिका के खिलाफ। सिमिलरली जो बाइडेन जो है वो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन नहीं कर रहे और ज्वाइन ना करने की कोई वजह भी नहीं दे रहे कि यूनेस्को क्यों नहीं ज्वाइन करे, तो इसके ऊपर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बाइडेन का जो पहला साल गुजरा है एज अ यूएस प्रेसिडेंट, तो उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो उसके ऊपर कोशिश तो कर रहे हैं कि अमेरिका को दोबारा से ग्लोबल लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश ये उनके कुछ एक्शन इस तरह के हैं जो कि इस की ऑब्जेक्टिव को अंडरमाइन करता है। लेकिन बाय एनी मीन्स हम जो बाइडेन की जो ये की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। जो बाइडेन उनसे इन मामलात में काफ़ी बेहतर है। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की जो टॉप मोस्ट फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है वो चाइना को लेके है। चाइना के बारे में जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें ये कहा कि चाइना अकेली सिर्फ ऐसी कंट्री है कि जो डायरेक्टली यूएसए को चैलेंज करती है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड टेक्नोलॉजिकल फ्रंट। मतलब कि चाइना के पास टेक्नोलॉजिकल पावर भी है, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक पावर भी है कि वो अमेरिका को फ्यूचर में चैलेंज कर सकती है। बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का रिलेशनशिप बनाया है चाइना के साथ। उसके अंदर कभी वो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और कभी कन्फ्रंटेशन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कन्फ्रंटेशनल टोन ही है बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की चाइना को लेके।
इसके तहत उन्होंने, बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया कि चाइना जो है जेनोसाइड कर रहा है और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है यूहीगर मुस्लिम्स के साथ। फर्दर मोर उन्होंने हांगकांग के ऊपर भी आवाज़ें उठाना शुरू कर दी कि हांगकांग जो है एक अलग मुल्क है और चाइना ने उसकी तमाम पावर्स जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर जो है ना, छीनने की कोशिश कर रहा है। मोर ओवर ताइवान का भी यही मामला है। अमेरिका बार बार आवाज़ें उठा रहा है कि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा नहीं है और चाइना का पार्ट नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बायलैटरली जो है चाइना और यूएसए के ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने खाली बायलैटरली चाइना को टारगेट नहीं किया, बल्कि उसको मल्टीलैटरल फोरम पे भी टारगेट करने की कोशिश की। जो चाइना के बाकी जो दूसरे मुल्क, दोस्त मुल्क हैं, अलाइज है, यूएसए ने उनको उनके खिलाफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि और उनके उसके पीछे रीज़न ये है कि वो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इस मुल्क से ख़त्म करें। सिमिलरली अगर हम साउथ चाइना सी को देखें तो यूएसए उसके अंदर अपनी ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, और ऑपरेशन ऑफ नेविगेशन फ्रीडम, मतलब कि खुले तौर पे हम लोग इसके अंदर नेविगेट कर सके साउथ चाइना सी में, और चाइना को बार बार वो उकसा रहा है और उसको चैलेंज कर रहा है। अगर हम लोग बाइडेन की चाइना को लेके फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव देखें तो वो बहुत ज़्यादा मैच करती हैं ट्रम्प एरा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। लेकिन अब मसला इधर ये है कि ये जो इनकी जंग है बाइडेन की और चाइना की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी को लेके और चाइना की फॉरेन पॉलिसी को लेके, तो ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जिस तरह पहले रशिया के साथ कोल्ड वॉर के अंदर एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, तो ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर अगर ये होती है चाइना और यूएसए के दरमियान, तो इससे वर्ल्ड कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और वर्ल्ड कम्युनिटी बिल्कुल नहीं चाह रही कि इस तरह का एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड फिर से हो। अगर हम लोग बीजिंग विंटर ओलंपिक्स देखें तो उसके अंदर ये बात खुल के सामने आ गई कि इस तरह का आइडियोलॉजिकल जो रिफ्ट है वो क्रिएट हो रहा है चाइना और यूएसए के दरमियान। एक तरफ चाइना और रशिया आपस में मिल गए हैं और दूसरी तरफ है वेस्टर्न पावर जिनका लीडर है यूएसए। तो इन दोनों की आपस में टसल हो रही है, टसल हो भी रही है और होने भी जा रही है आगे फ्यूचर में। अब जो विंटर ओलंपिक्स का जो कम्युनिके रिलीज किया था चाइना और रशिया ने मिलके, तो उसके अंदर यही बात कही गई थी कि हम लोग जो है यूएसए की लीडरशिप को चैलेंज करेंगे और हम लोग जो है रशिया और चाइना आपस में मिल के एक अपना अल्टरनेटिव जो आइडिया है उसको लेके आएंगे दुनिया के सामने, और अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हम ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी वाले जो मॉडल्स है वो लेके आएंगे। हमें यूएसए के मॉडल के ऊपर चलना ज़रूरी नहीं है। तो उनका कम्युनिके साफ जाहिर कर रहा है कि इस तरह की एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट जो है वो इन दो ब्लॉक्स के दरमियान बन रही है। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यूएसए की लीडरशिप और यूएसए का जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसकी अगर लीडरशिप कायम रखनी है मुल्क के ऊपर, और दूसरे मुल्कों को ये बताना है कि वो उनका जो मॉडल है वही अच्छा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल, तो फिर उनको जो है बहुत ज़्यादा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, कि वो अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको जो है ना कायम कर सके। वरना जो है फ्यूचर में यही होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर फिर से चेंज हो जाएगा और उसका झुकाव ज़्यादातर चाइना और रशिया के ब्लॉक की तरफ होगा। रशिया जो है वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क है और वो एक मेजर रोल प्ले करता है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। रशिया और यूएसए के ताल्लुकात जो बाइडेन के आने से पहले अच्छे नहीं थे, क्योंकि रशिया के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए गए थे, जैसे कि साइबर अटैक्स और कि रशिया ने यूएसए की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की है। लेकिन जो बाइडेन जब इलेक्ट हुए तो उन्होंने आते ही साथ जो है रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने जो ट्रीटी थी न्यू स्टार्ट या फिर द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो कि 2010 में साइन हुई थी, उसको दोबारा से रिन्यू किया और उसको एक्सटेंड किया। ये ट्रीटी जो है दोनों मुल्कों के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उनको, उनके जो वॉर हेड्स है उनको लिमिट करती है। तो ये एक अच्छा कदम था और इसने कुछ एतमाद दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा से बहाल किया था। लेकिन फिर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। यूक्रेन जो है वो फॉर्मर सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेट हो गई थी उसके नतीजे में एक नया मुल्क बना था।
जब से सोवियत यूनियन खत्म हुई थी यानी कि 1990 से, तो उसके बाद से लेके जो यूएसए हैं और वेस्टर्न अलाइज हैं, इन्होंने नेटो के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी अपना रखी थी। यानी कि जो फॉर्मर वार्सो पैक्ट के जो कंट्रीज है या यूएसएसआर की जो कंट्रीज है जो अभी नए बन गए, अगर वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूएसए और वेस्टर्न पावर की ये पॉलिसी थी, लेकिन ये रशिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि 1990s के बाद तकरीबन जो 10 ममालिक थे जो नए वजूद में आए थे एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, उन्होंने जो है नेटो ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जब जॉर्जिया और यूक्रेन की बात आई कि जब ये दोनों भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो रशिया ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और रशिया ने कहा कि ये वो ऐसा नहीं होने देगा। तो 2008 के अंदर रशिया ने इन्वेड कर लिया जॉर्जिया को, फिर 2014 के अंदर उसने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया और अब उसने जो है ना क्रीमिया के ऊपर अटैक करके यूक्रेन के अंदर जो सेपरेटिस्ट फैक्शंस थे उनको दोबारा से इकट्ठा करना शुरू किया और इस तरह ही गवर्नमेंट लानी शुरू की जो कि नेटो की मेंबरशिप को अपोज करें। लेकिन जब पुतिन की गवर्नमेंट ने, रशिया ने जब अटैक कर लिया यूक्रेन के ऊपर, तो 2022 के अंदर तो जो बाइडेन थे उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जो कि अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अफगानिस्तान के अंदर तो कियोस क्रिएट कर लिया था यूएसए ने, तो उन्होंने इस जगह पे यही किया जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उन्होंने तमाम वेस्टर्न अलाइज को यूनाइट किया और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया कि वो जो रशिया का एग्रेशन है उसको यूनाइट होके नेटो की सूरत में और सैंक्शंस की सूरत में जवाब देंगे। तो इस तरह की जो उन्होंने डिप्लोमेटिक यूनिटी बनाई यूरोपियन यूनियन की और तमाम अपने अलाइज की, तो ये रशिया के लिए एक बहुत मुश्किल बन गई और रशिया अभी तक यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सका। और अभी इनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के, क्योंकि रशिया पूरी तरीके से यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा और बहुत सख्त अपोजिशन है। रशिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा यूनाइटेड अपोजिशन होगी उसके खिलाफ। सिमिलरली जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की जो मिडिल ईस्ट के ऊपर पॉलिसी है वो ये है कि ग्रेजुअल हम मिडिल ईस्ट के ऊपर से अपना फोकस हटाएं और इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर यानी चाइना के ऊपर हम लोग अपना फोकस और मोर रिसोर्सेस लेकर आए। तो सबसे पहले ओबामा ने ऐसा ऐसा करके मिडिल ईस्ट के ऊपर से अपनी फोर्सेस और अपना फोकस कम किया। ट्रंप ने भी यही पॉलिसी फॉलो की, उसके बाद जो बाइडेन भी यही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और उनका अब यूएसए का ज़्यादातर फोकस जो है मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर हो रहा है। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को लेकर अपनी पॉलिसी अपने प्रेडेसेसर से बिल्कुल मुख्तलिफ अडॉप्ट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था और अपने यूएसए को उस डील से निकाल दिया था। लेकिन जो बाइडेन ने दोबारा से ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जो ईरान के जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाई गई थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब जब सैंक्शन ख़त्म की तो ये एक अच्छा स्टेप था टुवर्ड्स ईरान। अब जो है ईरान और जो बाकी अदर मुल्क जो इस ट्रीटी का हिस्सा थी, तो उसके वो ईरान और ये लोग सारे निगोशिएशंस कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि निगोशिएशंस जो है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स द गुड रिलेशनशिप विद ईरान। यमन क्राइसिस के अंदर यूएसए ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल शिफ्ट की है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने प्रेडेसेसर से। जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए यूएसए सपोर्ट दे रहा था, एड दे रहा था, वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़त्म कर दी है और यहाँ तक कि जो टेररिस्ट का लेबल हूती रेबल्स के ऊपर लगा हुआ था उसको भी ख़त्म कर दिया और उनको टेररिस्ट की लिस्ट से निकाल दिया। ह्यूमैनिटेरियन एड देने का उन्होंने ऐलान किया कि वो यमन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाह रहे हैं और ये जो उनकी पॉलिसीज थी ये अपने उनके प्रेडेसेसर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से सोच रही है कि हूतीस को दोबारा से टेररिस्ट डिक्लेयर करे जब से उन्होंने जनवरी 17 को यूएई के ऊपर मिसाइल अटैक किया। लेकिन अभी इसके ऊपर काम चल रहा है और उनकी पॉलिसी ज़्यादातर हिस्सों में यमन के ऊपर अपने प्रेडेसेसर, अपने जो पिछले प्रेसिडेंट से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ है।
इस सारी डिस्कशन को अगर कंक्लूड करें तो ये कहा जा सकता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ चीज़ों में उनके प्रेडेसेसर डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के ऊपर जो यूएसए की पॉलिसी है या रशिया के ऊपर जो पॉलिसी है या अफगानिस्तान इशू को लेकर जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी उसकी तरह ही थी। लेकिन कुछ चीज़ों में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफरेंट पॉलिसी अपनाई है, जिस तरह यमन क्राइसिस को लेके और ईरान न्यूक्लियर डील को लेके। कुछ चीज़ों में उनकी पॉलिसीज ने बहुत अच्छा काम किया है और कुछ चीज़ों में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। इन दी एंड हम लोग यही कह सकते हैं कि जो बाइडेन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज ना होने दें और अमेरिका की लीडरशिप वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर बरकरार रखें।